दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी हो गई है और सरकार ने 2 सदस्यों की और नियुक्ति कर दी है और आज से लेकर 18 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। लेकिन जो 8वां वेतन आयोग होगा, ये 7वें वेतन आयोग की तरह नहीं होगा। ये आपकी परफॉर्मेंस, आपका कामकाज, आप क्या करते हो, उस बेस पर आपका इंक्रीमेंट होंगे, आपके प्रमोशन होंगे। तो इस बार का जो वेतन आयोग होगा वो बिल्कुल बदला हुआ होगा, 7वें वेतन आयोग से एकदम डिफरेंट होगा। इसमें जो भत्ते होंगे, बहुत सारे भत्ते हट जाएंगे, बहुत कुछ और भत्ते नए जोड़ेंगे। इसमें ये भी हो सकता है कि बहुत सारे पेंशनर आउट हो जाएंगे और इसमें कुछ और लोगों को जगह मिलेगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की ये मेरा वीडियो है। मेरा नाम रोशन है और आप इसी तरह की वीडियो मेरे इस चैनल पर देखते। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज मैं आपको 8वें वेतन आयोग की नवीनतम जानकारी बता रहा हूँ। जो हमारा वित्त मंत्रालय है, व्यय विभाग है, उसने 3 नवंबर को एक अधिसूचना जारी की और उसमें जो सरकार ने पहले कहा था कि श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना देसाई इसकी चेयरपर्सन होगी, तो उसकी अधिसूचना 3 तारीख को यानी एक दिन पहले सरकार ने कर दी, वित्त मंत्रालय ने कर दी। और जो एक सदस्य हैं, एक पुलक घोष, प्रोफेसर पुलक घोष हैं, ये आईआईएम से है। और सदस्य सचिव पंकज जैन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी हैं। तो ये सदस्य सचिव होंगे, यानी जो सारा काम धाम करना होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, जो सेक्रेटरीट वर्क होगा, वो पंकज जैन करेंगे। तो आईएएस हैं, करेंगे। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो ब्यूरोक्रेसी में एक जो ऊपर नीचे करने की होड़ लगी रहती है और सब लोग चाहते हैं कि हम आईएएस के बराबर आ जाएं। तो अब ये क्लियर हो गया कि अब आईएएस के बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि आईएएस ही इसके सदस्य सचिव है। इसमें जो सबसे खास बात है कि केंद्र सरकार की जो विभिन्न श्रेणियां हैं, उनकी एजेंसियां सेवाओं को युक्ति संगत करना, समकालीन कार्य व्यवस्था आवश्यकताओं और विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं लाभों नगद और वस्तु के रूप में सहित परिलब्धियों की जांच करना तथा वांछनीय और व्यवहार्य परिवर्तन की सिफारिश करना, ये मुख्य काम दिया गया है। यानी अभी जो 6 पे कमीशन में चेंजेस हुए थे, जो ग्रेड पे शुरू हुआ था वो 6 पे कमीशन से हुआ था, जो आईएम अहमदाबाद ने किया था। उसके बाद जो 7वां वेतन आयोग हुआ तो उसको कंटिन्यू रखा गया, सिर्फ सिर्फ उसमें फिटमेंट जोड़ा गया, यानी महंगाई भत्ता उसमें जोड़ दिया गया और फिटमेंट 2.58 जोड़ा गया था। यानी जितनी आपकी तनख्वाह थी उसमें 2.58 की बढ़ोतरी कर दे करके उसका वो आपका इंक्रीमेंट हो गया था। ये बार वो नहीं होगा। आपको पता है कि जो 5वें वेतन आयोग में क्या था, वेतन आयोग में वेतनमान अलग होते थे, ग्रेड पे नहीं होता था। ये बीच में अहमदाबाद वालों ने ग्रेड पे डाला है। तो अब हो सकता है इसमें भी चेंज हो, अब ग्रेड पे की जगह कुछ और हो, जो हो सकता है कि 5वें वेतन आयोग वाला हो। लेकिन वो, क्योंकि जस्टिस रंजना देसाई सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं और अभी प्रेस काउंसिल की चेयरपर्सन हैं, और उसके अलावा उन्होंने भी जो उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कमीशन बना था उसकी भी चेयरमैन है। तो रंजना देसाई जी का जो अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव है उनके सामने, तो उस अनुभव का वो लाभ मिलेगा। अब इसमें कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? एक तो जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या नॉन इंडस्ट्रियल हो, इनको इनके बारे में दूसरा, पर्सनल बिलोंग टू द ऑल इंडिया सर्विसेज, जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जो सिविल सर्विस से आते हैं, आईएएस आईपीएस और जो अलाइड सर्विसेज हैं, वो सारे ऑल इंडिया सर्विस हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अलाइड सर्विस के लोग हैं वो भी इनके बारे में होगा। डिफेंस फोर्सेस, जो सेना के लोग हैं, उनके बारे में भी रिकमेंडेशन होगी। पर्सन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, जो केंद्र शासित राज्य हैं, उनको भी। और ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, जैसे सीएजी वगैरह, इनके लोगों पर भी होगी। मेंबर ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज एक्सक्लूडिंग आरबीआई, आरबीआई को छोड़कर, आरबीआई के अपने पे स्केल अलग होते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जो क्लरिकल का जो ग्रेड पे है, मान जाओ 2400 है, तो वो एसबीआई का 2800 होगा। इतना अलग होता है एकदम, उनकी सैलरी अलग होती है।
उसको छोड़कर जितने भी अ, जो रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे आपका ट्राई है, सेबी है, तो इनके जो पे स्केल होंगे वो भी 8th पे कमीशन में शामिल होगा, यानी वही रिकमेंड करेगा। ऑफिसर्स ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द हाई कोर्ट्स हुज एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द यूनियन टेरिटरीज, उन हाई कोर्ट के जजों का, एम्प्लॉयज़ का, जजों का नहीं, एम्प्लॉयज़ का, वो भी 8वें वेतन आयोग करेगा। और जस्टिस जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इन द यूनियन टेरिटरीज, जो केंद्र शासित प्रदेशों के सबॉर्डिनेट कोर्ट है, जैसे जो ट्रायल कोर्ट होते हैं, जैसे दिल्ली में साकेत कोर्ट है, या जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होते हैं, आपके 30 हजारी कोर्ट है, इनके जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनके लिए अलग है। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का ही एक डिसीजन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में एक जजमेंट दिया था कि जुडिशियल ऑफिसर, इन रिस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स द कमीशन सेल एडहेयर टू द प्रिंसिपल एन्यूंसिएशन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द जजमेंट डेटेड 24 अगस्त 2093 इन ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन ऑफ द यूनियन जजेस एंड यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो इसमें इस केस में 1993 में जो जजमेंट दिया था कि इनकी जो रिकमेंडेशन होगी वो अलग होगी, यानी जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उनके लिए अलग कमीशन होता है, और वो कमीशन भी उनको सुप्रीम कोर्ट ही बिठाता है, गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो वो ये कमीशन को कहा गया कि आप भी उस जो जजों की कमीशन है उनसे कोऑर्डिनेट करके उनका आप जो है रिकमेंडेशन करेंगे। ये तो होगी मुख्य बात है कि ये इसमें 9 तरह के कैटेगरीज में बनी हुई है। अब इसको जो काम क्या सौंपा गया है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप इसको ज़रा ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए कि जो 7वें वेतन आयोग या छठा वेतन आयोग था, उससे ये एकदम डिफरेंट होंगे। एक तो ये कहा गया कि जो इसमें बदलाव करने हैं वो कर्मचारियों की जिम्मेदारी, जवाबदेही और प्रदर्शन का आधार होगा। जिम्मेदारी, जवाबदेही और प्रदर्शन, यानी हर किसी का नेचुरली वेतन आयोग तो सभी को होगा, लेकिन उसमें कंडीशन होगी कि अगर कोई परफॉर्मेंस कैसे होगी, उनकी जो मार्किंग होती है, जो आपकी सीआर लिखी जाती है, उस सीआर के बेस पर आपका प्रमोशन होगा। तो क्या क्या होगा वो आपको बता देते हैं। एक तो सरकारी सेवा में प्रतिभाओं को आकर्षित करने, कार्य प्रणाली में दक्षता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिलब्धि संरचना तैयार करना। यानी केंद्र सरकार में अभी देखो कि जो बड़े टैलेंट होते हैं वो केंद्र सरकार में नहीं आते, सरकारी नौकरी नहीं करते। अब देखिए जो टाटा के लोग हैं, चेयरमैन हैं या टॉप पोस्टों पर हैं, या जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई हैं, या माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, या जो दूसरी बड़ी कंपनियों के हैं, वो नहीं आते यहाँ। हमारे यहाँ जो आ रहे हैं वो, जिनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं मिल रही, वो फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, फिर वहाँ आते हैं। कुछ लोग आते हैं जिनको प्राइवेट में अच्छा मिलता है, पैकेज छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन वो उनकी संख्या कम है। नॉर्मली जिनके अंदर बड़ा टैलेंट है वो विदेश चले जाते हैं, वो अच्छा कमाते हैं। तो सरकार चाहती है कि ऐसे लोग आए, उनको टैलेंट मिले, उनको उन प्रतिभाओं को आकर्षित कर किया जाए। कार्य प्रणाली में दक्षता, उनकी एफिशिएंसी कैसी हो, उनकी जो आपकी एम्यूलमेंट स्ट्रक्चर conducive to the attractive talent to the government services, promoting efficiency, accountability and responsibility to the work culture। ठीक है, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि निष्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बोनस की वर्तमान योजनाओं की जांच करना, तथा उत्पादकता और निष्पादन में उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए सामान्य सिद्धांतों, वित्तीय मापदंडों, उत्पाद और निष्पादन संबंधी मानदंडों की सिफारिश करना। समझ गए कि टू एग्जामिन द एग्जिस्ट स्कीम ऑफ बोनस, जो अभी आपको बोनस मिलता है, किसको मिलता है? एक रेलवे वालों को मिलता है, उनका जो
इंडस्ट्री लिंक बोनस होता है, जो यानी प्रोडक्टिव लिंक बोनस होता है, 78 दिन का बोनस मिलता है रेलवे के। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, जिनका वेतन एक सर्टेन लिमिट होती है, यानी पुराना वाला हम कहते तो जिनका 6500 तक के, जिनको तनख्वाह 6500 तक का जिनका वेतन मानता उनको मिलता था, तो 6500 का अब ये लगाइए कि इस वक्त जिनका जो ग्रेड पे होगा 4200 के आसपास का जो ग्रेड पे होगा उनको बोनस मिलता है। बोनस भी उनका लिमिटेड होता है, करीबन 3500 से 4500 मिलता था। तो इसमें भी चेंज होगा, यानी अब जो बोनस मिलेगा किसको मिलेगा कि view to improve performance and productivity and make recommendation of the general principle, financial matters, productivity and performance linked parameters for an appropriate incentive scheme to review excellence in productivity and performance। यानी आपकी जो एक्सेलेंस क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी में कितना आप काम करके सरकार को दे रहे हो, उस आधार पर आपको बोनस दिया जाएगा। यानी जो एक सेट फार्मूला है, उस फार्मूला के अलावा भी लोगों को कंसिडर किया जाएगा। चौथा है कि एग्जिस्टिंग अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ देयर एडमिसिबिलिटी एंड रिकमेंड देयर rationalize keeping in view of the multiplicity of allowance। अभी आपको जो अलाउंस मिलते हैं, तमाम तरह के भत्ते मिलते हैं, तो उन भत्तों में बदलाव करना है और जो नए चीजें हैं, नए चीजों को उसमें जोड़ा जाएगा। जैसे अभी एक जमाने में आपको याद होगा कि आपको पुराने भत्ते मिलते थे। क्या भत्ते मिलते थे? टाइपिंग के, क्योंकि हर आदमी टाइपिंग नहीं करता था। तो जब वो टाइपिंग, उनको शुरुआत में टाइपिंग को प्रमोट करने के लिए कहा कि जो टाइपिंग करेगा उनको हम भत्ता देंगे, तो एक उनको भत्ता मिलता था। आपको ड्रेस के लिए यानी यूनिफॉर्म के लिए भत्ता मिलता है, आपको जूते के लिए भत्ता मिलता है। तो वो अलग अलग कैटेगरी के लोग थे, उनको इस भत्ता वो अभी तक चली आ रही है। तो हो सकता है कि इन चीज़ों में चेंज करके इनकी जगह कुछ और कंडीशन में भत्ता मिले। हो सकता है अब ये भत्ता मिल जाए कि जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आता है उनको भत्ता मिल जाए, और जो जो लोग जो हार्ड वर्क करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको हो सकता है कि जो जूता और यूनिफॉर्म की मिलती है वो तो मिलेगी। आर्मी को छोड़कर, आर्मी को तो मिलती है। जो सिविलियन है और जो ऐसा काम करते हैं जैसे कि सफाई मजदूर, उनका बहुत हार्ड वर्क होता है, तो उनको ज़रूरी है उनको जूते भी मिले सेफ्टी के लिए और उनको कपड़े भी मिले, तो वो हो सकता है। लेकिन आगे आगे चीज़ें इसमें क्या क्या और चेंजेस होंगे वो इसमें देखा जाएगा कि क्या इसमें नया जोड़ा जाएगा। तो इसमें जो मौजूदा भत्ते हैं और उसके अलावा उनकी समीक्षा की जाएगी और नए भत्तों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। एक और है, अब इसमें पेंशन की बात कही गई है कि इसमें पेंशन में क्या अब इसमें रिकमेंडेशन करोगे। एक तो जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस है, और दूसरी जो यूपीएस है यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उनके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की समीक्षा और उस पर सिफारिश करना। अभी जो आपको एनपीएस मिलता है, और अभी सरकार ने यूपीएस भी लागू किया है, लोगों को ऑफर किया है, हालांकि यूपीएस में कम लोग जा रहे हैं। तो उसमें अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है इन सर्विस, तो उसकी सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी क्या मिलेगी। जो सेवानिवृत्ति पेंशन तो उसके फैमिली को मिल जाएगी, जो उसका कॉर्पस होगा उस कॉर्पस से उसके फैमिली को पेंशन मिलेगी, लेकिन उसकी ग्रेजुटी कितनी होगी। तो जैसे अभी यूपीएस में सरकार ने कंडीशन लगा रखी है कि 55 साल मिनिमम आपकी उम्र सेवा होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, उससे कम होगा तो कम मिलेगी। तो हो सकता है इसमें भी सिफारिश करना कि एक्चुअल कितनी उनको ग्रेजुटी मिलती है। ग्रेजुटी का मतलब होता है कि जितना आपने सेवा की है उतने महीने की तनख्वाह। अगर आपने 30 साल की नौकरी की है तो 30 महीने की अतिरिक्त तनख्वाह, 50 साल की नौकरी की है तो 50 महीने की तनख्वाह, 20 साल की नौकरी की है तो 20 महीने की तनख्वाह। तो इसमें क्या चेंज हो सकते हैं। दूसरा, जो एनपीएस में और यूपीएस में के अंतर्गत न आने वाले कर्मचारियों को क्या इसमें वो दी जाएगी पेंशन, उनको क्या ग्रेजुटी दी जाएगी, उसकी समीक्षा की जाएगी कि अगर वो किसी में नहीं है, ना एनपीएस में आते हैं ना वो यूपीएस में आते हैं, तो हो सकता है वो ईपीएफ में आते होंगे जो वैसे कर्मचारी हैं, तो उनको क्या किया जाए, तो उसकी भी सिफारिश आपको करनी है। इसके अलावा जो
पे कमीशन ओवरऑल काम करेगा। उसमें क्या ध्यान उसको रखना है कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है और राजकोषीय विवेक क्या है। यानी जो सरकार की अर्निंग क्या है, राजस्व से क्या है, पता लगा आपने इतनी रिकमेंडेशन कर दी कि सरकार का खजाना खाली हो गया, फिर सरकार ने कहा हम नहीं दे रहे हैं आपको 8वां वेतन आयोग। तो इसलिए आपको ऐसे ही रिकमेंडेशन करनी है कि जो न्यायोचित हो, बहुत खराब भी ना हो और बहुत अच्छा भी ना हो। यानी देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपको रिकमेंडेशन करनी है और यह सुनिश्चित करना कि विकासात्मक व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहे। यानी सरकार को डेवलपमेंट करना है, सरकार को सड़कें बनानी है, एयरपोर्ट बनाने हैं और जो कल्याणकारी योजना है, जो सरकार पीएम किसान निधि है या मनरेगा है, आयुष्मान योजना है, इनके लिए तो सरकार को पैसा देना ना। तो ऐसा ना हो कि आपका खजाना खाली हो जाए इन योजनाओं के लिए, तो उसका ध्यान रखना कि इनमें पैसा रहे। गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत, कि जो हम गैर अंशदानी, अब इसको थोड़ा समझिए कि इसका क्या मतलब है। कि जो सरकारी कह रही है कि टू अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, ये थोड़ा इस पर लोचा है, इसको थोड़ा समझिए कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो नॉन कंट्रीब्यूटरी थी, यानी कर्मचारियों का इसमें कोई हिस्सा नहीं होता था और सरकार अपनी तरफ से आपको 50% लास्ट सैलरी का 50% आपको पेंशन देती थी। अभी एनपीएस और यूपीएस में क्या है कि आपको अपनी सैलरी का 10% देना ही है, बाकी सरकार का हिस्सा हुआ। अभी सरकार ने 50% की गारंटी दे दी है, लेकिन उसमें आपका हिस्सा है 50%, 10%। अभी सरकार कह रही है कि जो हम अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, जो पुरानी पेंशन स्कीम है, जो अभी कर्मचारी हैं जिनको 2030, 31, 32 तक रिटायर होना है, जिनकी ज्वाइनिंग 2004 से पहले हुई है, उनकी जो लास्ट रिटायरमेंट होगी वो ऑलमोस्ट 2035 तक होगी। तो 2035 तक जो लोग हैं जिनको नॉन कंट्रीब्यूटरी, उसकी भी समीक्षा करना हम उनको क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनका पेंशन का लोड बढ़ रहा है, उस पर भी ध्यान देना है। तो या तो सरकार जो है सबके लिए नॉन कंट्रीब्यूटरी करने जा रही है क्या, या जो लोग हैं क्या उनका भी, उनको बंद करने जा रही है, उनको भी सबको एनपीएस में लाने जा रही है क्या। ये मुझे लगता है इसमें एक अंदर बहुत गूढ़ सवाल छुपा हुआ है। तो इस पर भी पे कमीशन को देखना है कि अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, the likely impact of recommendation of the finance of the state government which usually adopt the recommendation of the some modification, जो राज्य केंद्र सरकार के वेतन आयोग को अपने राज्य में लागू करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या वो लागू कर सकते हैं, या आपने लागू कर दिया और फिर पता लगा आपको तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं। ऐसे बहुत राज्यों ने किया, कर्नाटक ने कर दिया, हिमाचल ने किया, राजस्थान ने किया, पंजाब ने किया। अब वहाँ हालत ये हो गई कि सरकार के पास सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो उस बात का भी ध्यान रखना है। दी प्रिवेलिंग अमाउंट एमोल्यूमेंट स्ट्रक्चर बेनिफिट एंड वर्किंग कंडीशन अवेलेबल टू द एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट सेक्टर, जो केंद्र सरकार के उपक्रम हैं, सरकारी कंपनियां हैं और प्राइवेट सेक्टर है, उनका स्ट्रक्चर को देखकर इसको आप जो है वो कर सकते हैं। जो केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित परिलब्धियां हैं और उनके जो लाभ हैं और कार्य हैं, उनकी परिस्थितियों का भी आपको अध्ययन करना है कि प्राइवेट सेक्टर में क्या मिल रहा है इसी कैटेगरी में, और जो पीएसयूज़ हैं उनको क्या मिल रहा है, उसका भी आप अध्ययन करेंगे। और जब आप रिकमेंड करेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा मिल रहा है या पीएसयूज़ में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कम मिल रहा है, तो उसका भी ध्यान रखना है। और ये कहा गया है कि आयोग अपनी कार्यप्रणाली स्वयं विकसित करेगा, ऐसे सलाहकारों, संस्थागत परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें यह आयोग किसी प्रयोजन विशेष के लिए आवश्यक समझे। यानी इसके अलावा जो ये 3 लोग हैं, एक तो चेयरमैन है, एक मेंबर है और एक जो मेंबर सेक्रेटरी हैं, 3 लोग हैं। इनके अलावा ये और लोगों को भर्ती कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट को, एडवाइज़र को, और जो अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं उनको ला सकते हैं और उनकी सेवाएं ले सकते हैं। यह आयोग ऐसी सूचना और ऐसे साक्ष्य ले सकता है जिन्हें आवश्यक समझे,
भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग आयोग द्वारा मांगी गई कोई भी सूचना एवं दस्तावेज तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। भारत सरकार का यह विश्वास है कि राज्य सरकारी सेवा संघ तथा अन्य संबंधित पक्ष आयोग को अपनी संपूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग को 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किसी भी मामले पर आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाए। तो एक ये रेजोल्यूशन जो केंद्र सरकार ने कल पब्लिश किया गजट में, उस गजट में ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो क्या एम्प्रहेंशन है इस रिपोर्ट की बात, क्या इसमें लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। एक चिंता जो व्यक्त कर रहे हैं वो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कांग्रेस से संबंधित एक यूनियन है, AITUC, उसके महासचिव हैं अमरजीत कौर। उन्होंने कहा कि 8वां वेतन आयोग है उसके टर्म एंड रेफरेंस जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जो कामकाजी सरकार के कामकाजी वर्ग और बुजुर्ग हैं उनकी पेंशनर के प्रति उदासीनता बरती गई है और 69 लाख पेंशन और फैमिली पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से बाहर रखा जाएगा, ऐसा इन्होंने आशंका व्यक्त की है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या कंडीशन है, उसमें उसमें थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं। तो चूँकि केंद्र सरकार में उनका कहना है कि जो रेलवे हैं, महिला लोको पायलट हैं, इसमें 12 घंटे से अधिक काम करने के लिए कहा जाता है, उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जाती है, 10 लाख से अधिक पद खाली हैं। इस तरह की उन्होंने बातें की हैं और उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए और जो 69 लाख मौजूदा पेंशन है और ये फैमिली पेंशनर्स हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। पर मुझे लगता है ऐसा नहीं है, उनका सोचना अलग अलग है। वो कह रहे हैं कि इसमें और सुधार की गुंजाइश है, OPS लागू होना चाहिए। खैर ये उनका मत है, लेकिन जो टर्म एंड कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी है और 18 महीने के भीतर एक काम होगा और उसके बाद आपको उसके अंदर फ़ायदा मिलेगा। तो मित्रों, अगर आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन है या आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, तो आप ज़रूर बताइए। मैं इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और मित्रों, अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक नमस्कार।